हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 7वां पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसके पहले हमने टोटल 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसको जा करके प्लेलिस्ट में भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर 6 वीडियो जा करके मिल सकता है और वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसके 7वें पार्ट को। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न हमारा इसका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा। लिखा है शारीरिक स्वास्थ्य, ये तो होगा, बुद्धि भी होगा, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर ये भी होगा। परंतु जो प्रजातीय गुण है ये भाषा विकास में सहायक नहीं होगा, प्रजातीय गुण। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे वाले को। इसके दूसरा है निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है। किस अवस्था को गिरोह अवस्था का काल, गिरोह का मतलब समूह का काल। तो समूह का किस में आता है, बच्चों में ये बाल्यावस्था में आता है। ये चीज़ बाल्यावस्था वो अवस्था है जिसको गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। स्वामोह अथवा आत्ममोह लक्षण है। ये स्वामोह और आत्ममोह किसका लक्षण होता है। तो ये है किशोरावस्था का लक्षण। मोह का मतलब होता है प्रेम। तो ये जो मोह वाला शब्द है ये किशोरावस्था में इसके लक्षण पाए जाते हैं, स्वामोह और आत्ममोह का लक्षण। चौथा क्वेश्चन है इसका, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। ये होता है आनुवंशिकता, जो कि हमें पैतृक मिलता है, पैतृक गुण होते हैं, ये माता पिता से प्राप्त होता है। शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे इसका, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं फिर। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या चीज़ प्रतिस्थापित किए गए हैं, एक एक विकल्प को देखेंगे। पहला विकल्प है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। तो सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को करेंगे, बालक प्रसंग बोध परीक्षण नहीं कहलाएगा, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है लोगों के स्थान पर जानवरों को। तो लोगों के स्थान पर जानवरों को, बिल्कुल सही। अगर लोगों के स्थान पर जानवरों को करेंगे तो ये बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। अगला देखेंगे, छठवां क्वेश्चन, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत क्या व्याख्या करते हैं, विकल्प को देखेंगे। अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। इस तरह का प्रश्न क्या कहलाता है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं, यानी कि अधिगम के सिद्धांत का व्याख्या करना ये प्रश्न कहलाता है। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे को भी देख लें, व्यक्ति कैसे सीखते हैं तथा क्या सीखते हैं, ये सही नहीं है। अधिगम के सिद्धांत का व्याख्या करना का मतलब ही हो गया कि अधिगम की तथ्यात्मक रूप से व्याख्या करना, ये सही हो जाएगा, पहला विकल्प एकदम। 7वें क्वेश्चन को देखेंगे, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्कीमा पद का प्रयोग किया है। तो स्कीमा पद का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है, तो ये किया है जीन पियाजे ने। इसको हमने पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। स्कीमा पद का प्रयोग जीन पियाजे ने ही किया है। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे अब। ये 8वां क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है। पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है। विकल्प को देखेंगे, प्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा, बिल्कुल नहीं। अनुकरण द्वारा, ये भी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञानार्जन कैसे होता है, परिपक्व मस्तिष्क होने की स्थिति में, ये भी नहीं होगा। वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के कारण, ये बिल्कुल सही है विकल्प। मतलब वातावरण से संबंधित भी होना चाहिए और उसके प्रति परिपक्व होते हुए अंतःक्रियाओं के द्वारा,
ये विकल्प सही हो जाएगा पियाजे के अनुसार बालक में ज्ञानार्जन के लिए। 9वें को देखेंगे। 9वें में है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रौढ़ के लिए, प्रौढ़ मतलब वृद्ध के लिए किया जाता है ये चीज़। 10वां नंबर, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। अगर कोई अचानक समाधान करना है किसी समस्या का तो इसकी वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है। तो इसका नाम है सूच का सिद्धांत, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, डॉट डॉट के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। किसके मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो विकल्प को देखेंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल सही। जो योगात्मक मूल्यांकन का मापन है इसकी भूमिका सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निदानात्मक भी गलत हो जाएगा। अगला विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 12वां नंबर देखेंगे इसका। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है, कैसे होगा ये। इससे बालक स्वस्थ रहता है, बिल्कुल नहीं। ध्यान करता है, बिल्कुल नहीं। शीघ्र सीखता है, ये बिल्कुल सही है। अगर सशक्त अभिप्रेरणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे शीघ्र सीख जाएंगे। ये प्रभावशाली सशक्त अभिप्रेरणा का घटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां नंबर, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किस प्रकार के बालकों को, मंद बुद्धि वाले बालक को। क्योंकि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें हस्तशिल्प यानी हाथ से कार्य करने की क्षमता बहुत तेज़ी से विकसित होती है। तो मंद बुद्धि वाले बालक को देना चाहिए, पिछड़े बालक को नहीं। सामान्य बालक को ज़रूरत ही नहीं है, प्रखर बुद्धि वाले बालक को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनमें हस्तशिल्प वाली कार्य आसानी से वो सीख जाते हैं, इसलिए उनको हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए मंद बुद्धि वाले बालक को। 14वां नंबर है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो ये पहला विकल्प जो मूर्त बुद्धि है एकदम सही हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। 15 नंबर है इसका, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो इसका जो प्रश्न कह रहा है वो है व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो यह है आलपोर्ट का संबंध, जो इसमें दिया गया तथ्य, ये तथ्य आलपोर्ट से संबंधित है। 16वें क्वेश्चन को देखेंगे इसके। स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन दो कारकों का उल्लेख किया है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत में किन दो कारकों का उल्लेख किया है। तो इसमें हो जाएगा सामान्य एवं विशिष्ट, ये विकल्प सही हो जाएगा। सामान्य एवं असामान्य, असामान्य होगा नहीं। विशिष्ट एवं अति विशिष्ट, अति विशिष्ट नहीं होगा, सामान्य होगा, विशिष्ट होगा, इसलिए सामान्य एवं विशिष्ट दोनों है इसमें, ये सही हो जाएगा। 17 नंबर, टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है। टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है। तो इन्होंने माना है अमूर्त चिंतन, ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर, गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है। गिलफोर्ड ने
कारक विश्लेषण के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है? तो इन्होंने टोटल 80 कारकों का पता लगा लिया है 150 में से। 19 नंबर, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं। कितने टोटल संपूर्ण सोपान पद होते हैं? तो 4 पद हैं टोटल। 20 नंबर इसका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो स्मृति शिक्षण से संबंधित कौन सा इसमें नहीं है? तो विकल्प को देखेंगे एक एक करके। किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, बिल्कुल गलत। दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी ज्ञान दिया जाएगा उसको यथावत ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित होना, यह कहलाता है। 21 नंबर है, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण कहलाएगा। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता से परीक्षण क्या कहलाएगा? विकल्प को देखेंगे। उपलब्धि परीक्षण, बिल्कुल नहीं। संकलनात्मक परीक्षण, बिल्कुल नहीं। जो संकलनात्मक परीक्षण होगा ये भी नहीं होगा। निदानात्मक परीक्षण, बिल्कुल सही। निदानात्मक मतलब किसी भी दिए गए समस्या का निदान करना, ये एकदम सही हो जाएगा। 22 नंबर है इसका, निम्नलिखित में से किस शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है? विकल्प को देखेंगे इसके। विकल्प है ये वाला, विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नत नीतियों में परिवर्तन किया जाए। बिल्कुल नहीं, प्रोन्नत नीतियों में अगर परिवर्तन करेंगे तो इससे क्या होगा? शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है इससे। दूसरा दिया हुआ है, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं? बिल्कुल सही। अगर इस पे हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। इसका सी विकल्प है, माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि में यौन भेद पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा उस पर जात भेद का प्रभाव, बिल्कुल नहीं। निगेटिव के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। 23 नंबर है इसका, शैक्षिक आकलन को उपयोगी एवं रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक होगा इसके लिए? अगर शैक्षिक आकलन को उपयोगी एवं रुचिकर बनाना है तो विकल्प को देखेंगे। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के संबंध में विविध तरीकों का प्रयोग कर सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शैक्षिक एवं शैक्षिक अगर क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के संबंध में जो तरीका किया जाता है उसका प्रयोग करके अगर सूचनाएं एकत्रित किया जाए तो इससे निश्चित ही बच्चे शैक्षिक आकलन को उपयोगी बनाएंगे और रुचिकर बना करके उसको समझ सकेंगे, यानी कि अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकेंगे। बाकी विकल्प हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी एक नज़र देख लेते हैं बाकी विकल्पों को। विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण देने हेतु तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की तुलना करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुलना बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी की टिप्पणी देना चाहिए। कमेंट हमें बिल्कुल नहीं करना है विद्यार्थियों पर, यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। 24 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक में निम्नलिखित में से क्या विशेषता होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? विकल्प को देखेंगे एक एक करके। तो इसमें ये विकल्प दिया हुआ है, कक्षा में उत्सुकता के साथ पढ़ाना। हाँ, उत्सुकता के साथ तो पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए दक्षतापूर्वक पढ़ाने की योग्यता। तो इसमें शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना कोई उचित कार्य है नहीं, ये विशेष क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। सी वाले को देखेंगे, धैर्य एवं दृढ़ता के साथ पढ़ाना। बिल्कुल सही, ये विकल्प हमारा एकदम सही हो जाएगा कि टीचर को एकदम धैर्य रखना चाहिए और पूरी दृढ़ता के साथ पढ़ाना चाहिए।
तो विकल्प एकदम सही हो जाएगा। डी विकल्प इसमें है नहीं, शायद मिस हो गया है। अगले विकल्प को देखें, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 25 नंबर को। प्रजातांत्रिक विचारधारा से प्रेरित एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान करता है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी समूह में पाठ विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं तथा सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बालक समूह में न बैठकर अकेले ही व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में आपको यह व्यवस्था पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं इसका हम। क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक विचारधारा से प्रेरित एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान करता है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी समूह में पाठ विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं तथा सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बालक समूह में न बैठकर अकेले ही व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। मतलब कुछ विद्यार्थी अलग बैठकर चले गए, समूह से अलग हट गए। एक अभिभावक के रूप में आपको यह व्यवस्था पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो अभिभावक के रूप में हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो विकल्प को देखेंगे कौन सा सटीक होगा। तो पहला विकल्प इसका है, आप अपने बच्चे को विद्यालय से निकाल लेंगे। बिल्कुल नहीं, बच्चे को निकालना उचित नहीं होगा। बी नंबर है, आप इस प्रकार की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। हमें शिकायत भी नहीं करना है, अपने स्तर से उसको सोचना है, निदान करना है। इसका सी विकल्प है, आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करेंगे कि वह आपके बालक का स्थानांतरण अन्य सेक्शन में कर दें। बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, बच्चों से अलग बिल्कुल नहीं करना है। ये निगेटिव सोचना हो गया। आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे तथा उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अभिभावक को हमेशा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास करना चाहिए कि जो शिक्षक कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि हर शिक्षक बच्चों को अपने खुद के बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। उनसे भेदभाव वो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और अगर हमारा कुछ भी मत है तो शिक्षक के सामने रखना चाहिए। ये ज़्यादा उचित होगा एक अभिभावक के रूप में सोचना। 26 नंबर है, एक शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शिक्षक द्वारा अपनाया गया शिक्षण का यह प्रकार है। तो यहाँ पर किस प्रकार है से है, तो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ रहे हैं। एक शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शिक्षक द्वारा अपनाया गया शिक्षण का यह प्रकार है, यानी किस प्रकार का ये शिक्षण व्यवस्था है। तो विकल्प को देखेंगे इसके, अनुदेशन बिल्कुल नहीं, कक्षा शिक्षण बिल्कुल नहीं, प्रशिक्षण बिल्कुल सही, ये प्रशिक्षण होगा। कक्षा में अधिगम वातावरण उपस्थित करना बिल्कुल नहीं, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा ये। 27 नंबर है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया है। तो कक्षा कक्ष क्या प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है कक्षा कक्ष का। विकल्प को देखेंगे, सामान्य प्रत्यय बिल्कुल नहीं, सामान्य प्रत्यय नहीं होगा। सामाजिक प्रत्यय ये भी नहीं है। वैज्ञानिक संप्रत्यय बिल्कुल सही। जो कक्षा कक्ष प्रक्रिया होता है वो वैज्ञानिक संप्रत्यय होता है। मतलब इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए उसी हिसाब से अध्ययन कराया जाता है। 28 नंबर को देखेंगे, 28 नंबर है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से नहीं होगा ये, सीखने के भावात्मक पक्ष से बिल्कुल सही। संवेगात्मक यानी भावात्मक से एक दूसरे से ये सन्निहित भी हैं, इसलिए जो संवेगात्मक पहलू होगा वो सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित होगा, बिल्कुल सही। 29 नंबर, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन एक बार और देखिए, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। विकल्प को देखेंगे एक एक करके। आनुवंशिकता निर्धारित करती है
कि कोई कितना विकसित होगा, बिल्कुल नहीं। बी नंबर, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। किसी को भी हम कितना विकसित कर सकते हैं ये आनुवंशिकता निर्धारित करती है, ना कि कितना विकसित होगा ये निर्धारित करती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट वाले को। ये हमारा 30वां और लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? अगर बच्चा विद्यालय देर से पहुंचता है तो क्या करेंगे उसके लिए? हो सकता है उसके पास कोई समस्या हो, तो विकल्प को देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए, बिल्कुल नहीं। उसे डांटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई समस्या हो जिसकी वजह से वो लेट से आता हो। बी नंबर, प्रधानाचार्य को बताएंगे, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य को बताएंगे तो हो सकता है वो उसके ऊपर सख्ती बरतें, ये भी गलत होगा। सी नंबर है, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, ये उचित है, पर माता पिता से संपर्क करेंगे तो माता पिता हो सकता है उसके ऊपर सख्ती बरतें, इसलिए ये भी उतना ठीक नहीं होगा। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही। अगर हम उसके कारण को जान लेंगे कि वो किस कारण से बच्चा लेट आता है तो ये ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कारण जानने के बाद हो सकता है कि हम उसका निवारण भी कर दें ताकि बच्चा लेट से ना आए। हो सकता है उसके पास कोई प्रॉब्लम रहा हो जिसके कारण वो डेली लेट से आता हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हमारे साथ बने रहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है घंटी वाली बटन उसको भी दबा लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने भी दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक और भी नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।